एसए 500 यार, ऑडिट एविडेंस कितना बड़ा एस है, राइट? आपको भी यही लग रहा होगा ना? डोंट वरी, हम इस सेशन में फटाफट वो कवर अप करेंगे, समझेंगे भी करा और याद भी रख लेंगे। एसए 500 ऑडिट एविडेंस चैप्टर 3 का रिवीजन का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं सीए कृपनाथी गोइंग टू रिवाइज यू द चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। इस सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं एसए 500 ऑडिट एविडेंस एंड छोटा सा पार्ट ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है जो चैप्टर 3 में दिया गया है वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसए 500 ऑडिट एविडेंस से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 8 से 12 मार्क्स का पूछ सकते हैं, राइट? ये करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकते हैं एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे एसेस कवर अप होते हैं। तो हमें यहाँ पर अब कवर अप करते हैं सबसे बड़ा एसे जो है आपका सिलेबस का, एसए 500 ऑडिट एविडेंसेस। यहाँ ऑडिट एविडेंसेस में जो इंट्रोडक्शन है हमने ये जो स्टार्ट किया है ये मॉड्यूल में से, और मॉड्यूल का पेज नंबर 3.9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंसेस। तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो कुछ खास काम का नहीं है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 3.10 पर जो डेफिनेशन है ऑडिट एविडेंस की वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि चैप्टर 1 का रिवीजन अगर आपने नहीं देखा है तो आई एडवाइज कि आपको पहले देख लीजिए, लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी, तो आप पहले वो देख लीजिए फिर ये चैप्टर 3 का रिवीजन देखिए। चलिए, ऑडिट एविडेंस may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based। ऑडिट एविडेंस क्या है? जो इंफॉर्मेशन के जिसके बेसिस पर ऑडिटर अपने ओपिनियन पर पहुंचा है, वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वही ऑडिट एविडेंसेस है। Audit evidences includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information। ऑडिट एविडेंसेस के अंदर दो चीजें कवर अप होती है, एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ही ऑडिट एविडेंस का पार्ट है। एंड सेकंड अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन मतलब कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो सारी अदर इंफॉर्मेशन में कवर अप होती है। उसके एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं वो हम समझते हैं। फिर यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो कुछ खास काम की नहीं है क्योंकि वो ऊपर जो हमने पढ़ा पैराग्राफ उसका रिपीटेशन है, इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लेना। Explaining this further, audit evidence includes information contained in accounting records, the records of initial accounting entries and supporting records such as checks and records of electronic fund transfer। Initial accounting records जो है supporting records है, वो सब कुछ information contained in accounting records के example है। Invoices, contracts, then general and subsidiary ledgers, journal entries and other adjustments to the financial statements that are not reflected in journal entries, and records such as worksheets, spreadsheets, supporting cost allocation, computation, reconciliation and disclosures। ये सारे ही examples है ऑडिट एविडेंसेस के जो information contained in accounting records है वो। यहाँ पर जो ये जर्नल एंड सब्सिडरी लेजर्स वगैरह पता चल जाएगा, जर्नल एंट्रीज भी पता है। अदर एडजस्टमेंट्स जो है यहाँ पर, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे फाइनल अकाउंट्स के, राइट, उसमें जो एडजस्टमेंट्स नीचे दिए जाते थे लाइक डेप्रीशिएशन है, प्रोविजन है, वो सब कुछ बिना जर्नल एंट्री के भी सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट हो सकते हैं, तो वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसका पार्ट होगा, ऑडिट एविडेंस बनेगा, राइट। और यहाँ पर जो है वर्कशीट्स है, स्प्रेडशीट्स जनरली एक्सेल शीट्स को ही रिफर किया जाता है। तो वर्कशीट्स या कोई भी ऐसा वर्किंग बनाया हुआ है जिससे कॉस्ट लोकेशन पता चले, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मालूम पड़े, वो भी ऑडिट एविडेंस का ही पार्ट रहेगा। ये सारे एग्जांपल्स है इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के। Other information that authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind the true and fair presentation of the financial statements. Other information which the auditor may use as audit evidence includes, for example, यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड है, उनको सपोर्ट करती है, बट वो डायरेक्टली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होंगी, पर पता चलेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। उनके एग्जांपल्स हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हुई है उसकी मिनट्स जो है, राइट, क्योंकि उसमें से पता चलेगा कौन से बड़े डिसीजंस लिए हुए हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं।
देन रिटर्न कन्फर्मेशंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल या पेएबल मतलब कि डेटर्स या क्रेडिटर्स है, उनके पास से जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है वो अदर इन्फॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस किया जाएगा, क्योंकि ये कन्फर्मेशन के हिसाब से हम अकाउंटिंग मतलब जो क्लाइंट है वो अकाउंटिंग नहीं करता है, वो सपोर्टिंग है कि जो अकाउंटिंग की बैलेंसेस है वो बराबर है कि नहीं, उसके लिए कन्फर्मेशन लिया जाता है। ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का अलग से ऐसा है, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वो कवर अप करेंगे। मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा, जहां पर इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी पॉलिसीज है, उसके मैनुअल्स जो है राइट, वो भी अदर इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस कंसिडर करेंगे, क्योंकि उससे अकाउंटिंग नहीं बनेगा बट वो पार्ट या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। और इंटरनल ऑडिट भी हम एज एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर नहीं दिया है पर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो होता है राइट, वो भी अदर इंफॉर्मेशन का पार्ट रहेगा, वो भी ऑडिट एविडेंस ही है। A combination of test of accounting records and other information is generally used by the auditor to support his opinion on the financial statements. Auditor जो है वो दोनों ही चीजें यूज करेगा, information contained in accounting records as well as other information, right? जो हमने examples पढ़े वो, ये statement आपको correct incorrect में पूछ सकते हैं, और ये जो examples है वो descriptive questions या फिर MCQ या correct incorrect में आ सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा, काफी easy है, मजा आएगा, right? चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे एज टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। जो ये SF500 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना एंड परफॉर्म करना जिससे ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, बट ये ऑडिट एविडेंसेस कैसे होंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज, राइट। तो इनफ क्वालिटी एंड इनफ क्वांटिटी में अगर एविडेंसेस मिल रहे हैं तो उसके बेसिस पर ऑडिटर है वो अपने ओपिनियन पर आएगा, तो वो ओपिनियन पर आने के लिए कौन सी प्रोसीजर्स करनी है, डिजाइन करनी है और परफॉर्म करनी है, वो SF500 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप समझने के लिए कर सकते हैं। Then information to be used in audit evidence. When designing and performing audit procedure, the auditor shall consider the relevance and reliability of the information to be used as audit evidence. When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert's work for auditor's purposes. मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब कि जहां पर मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है वो खुद कुछ काम कर सके, उसके लिए वो कोई एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या फिर प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यूअर, रजिस्टर वैल्यूअर हो सकते हैं, वो इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, राइट। या फिर एक्चुअरी को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ग्रेच्युटी, लीव एनगेजमेंट है, उसके लिए एक्चुअरी का यूज किया जाता है, एक्चुअरी के रिपोर्ट का यूज किया जाता है। तो एक्चुअरी है या ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट गिना जाएगा, और उसका वर्क भी एज ऑडिट एविडेंस ऑडिटर यूज कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एज ए क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवेल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो है उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी हमें चेक करना है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो भी है उसने किस तरह से ऑडिट, उसने क्या वर्क किया है वो हमें समझना रहेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी होगी। एंड इवेल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। और वो जो भी है हमारे असर्शन, हमें जो चेक करना है, हमें जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसके लिए वो क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसका जो रिपोर्ट वगैरह है वो हमारे लिए इनफ है या नहीं, वो हमें चेक करना रहेगा। तो हमें तीन चीजें चेक करनी है जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क इज इन्वॉल्व्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें क्या तीन चीजें देखनी है। एक तो इवेल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। द सेकंड वन इज ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, एंड थर्ड वन evaluate the appropriateness of the experts, right। वो हमारे एज ऑडिट एविडेंस वो हमारे लिए इनफ है या नहीं, वो हमें चेक करना है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, और ये चैप्टर 9 में भी आएगा, तब हम फिर से डिस्कस करेंगे, राइट। जनरली ऑडिट के पेपर में 3 या 4 पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, वो जो ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, उसमें कई बार केस सिनेरियो बना के पूछते हैं, बट उसमें आंसर टू द पॉइंट ही आता है, तो आपको वही लिखना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, राइट। When using information prepared by the entity, the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for the auditor's purposes, including as necessary in the circumstances,
जो भी एंटिटी ने कुछ एविडेंस या इंफॉर्मेशन बनाई है, राइट, वो हमें चेक करनी है हमारे पर्पस के लिए कि वो रिलायबल, सफिशिएंटली रिलायबल है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या देखना है कि ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट है या नहीं, एंड इवैल्यूएटिंग वेदर द इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस, क्या वो ऑडिटर के पर्पस के लिए सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड है कि नहीं। ये आप फिर से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। Then selecting items for testing, obtaining audit evidence. When designing test of control and test of details, the auditor shall determine means to selecting items of testing that are effective in meeting the purpose of the audit procedure. राइट, वो हम सैंपलिंग करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, वो क्या है वो हम आगे समझेंगे, ये भी आप फिर से ना पढ़ो तो ये चलेगा। Inconsistency in or doubt over reliability of audit evidence. If audit evidence obtained from one source is inconsistent with the obtained from another, अगर एक सोर्स के पास से जो ऑडिट एविडेंस मिला है और दूसरे सोर्स के पास से उसी रिलेटेड ऑडिट एविडेंस मिला है और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तब, और the auditor has doubts over the reliability of information to be used as audit evidence, और ऑडिटर को डाउट है, जो भी ऑडिट एविडेंस है उसकी रिलायबिलिटी पर कुछ डाउट है, तब the auditor shall determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter, if any, on the other aspects of the audit. उस वजह से कौन सा मॉडिफिकेशन एडिशंस या ऑडिट प्रोसीजर में करने पड़ेंगे वो उसे सोचना रहेगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसे पता चलेगा उसकी इफेक्ट क्या है, कौन सा ओपिनियन पर आना है। जब भी मतलब दो सोर्सेज से, मतलब मोर देन वन सोर्सेज से अगर एडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर उसकी रिलायबिलिटी पर कुछ डाउट है, तब ये ध्यान रखना है। चलिए, फिर है सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ ये एक पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। In addition, in some cases, the absence of information, for example, management's refusal to provide a requested representation, is used by the auditor and therefore also constitute as a audit evidence. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट आपको मना कर रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है आपको, राइट, तो आपको नहीं मिल रही है, एब्सेंस है, तो वो एब्सेंस है वो भी एज ऑडिट एविडेंस कंसिडर किया जाएगा और शायद आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना होगा या फिर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करनी रहेगी, राइट। तो ये एक बार आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये शायद आपको समझ में नहीं आया था, राइट। बाकी सारे पॉइंट्स वो इजी, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, मतलब सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस हमने समझा है। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, वो हम इन डिटेल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस. Audit procedures to obtain audit evidence can include inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedure, often in some combination in addition to inquiry. ये 7 प्रोसीजर्स है वो हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये सातों प्रोसीजर में से कोई एक किसी कॉम्बिनेशन में सारी ही प्रोसीजर कर सकते हैं टू ऑब्टेन वेरियस ऑडिट एविडेंसेस, राइट। इंक्वायरी भी उसमें कवर अप होती है। इंक्वायरी मतलब डिस्कशन करना, वो रिटर्न या फिर ओरल हो सकता है। Although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement, inquiry alone ordinarily does not provide sufficient appropriate audit evidence, sufficient audit evidence of the absence of a material misstatement at the assertion level, nor of the operating effectiveness of controls. इंक्वायरी अकेले नहीं कर सकते, इंक्वायरी के साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप मुझे सुनेंगे तो नहीं चलेगा, आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, खुद को भी टेस्ट देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, राइट, तभी आपको ये आएगा ना। वैसे ही इंक्वायरी इज नॉट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, वो अकेले नहीं कर सकते, उसके साथ कोई ना कोई और प्रोसीजर करनी रहेगी। जो ये पॉइंट है, राइट, ये जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, राइट। तो आप ये अच्छे से ध्यान में रखना, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए, एज एक्सप्लेन्ड इन एसे 200, एसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने एसे 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये तीनों भी हमने डिस्कस किए हुए चैप्टर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, राइट। और इस अब हम यहाँ पर पढ़ रहे एसे 500 ऑडिट एविडेंसेस, तो चौथा ऐसे हम पढ़ रहे हैं। चलिए, overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk. Audit risk मतलब that is the risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated to an acceptably lower level.
हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। तो रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कि हमें ऑडिट रिस्क जो है उसको हो सके उतना कम करना है, रिड्यूस करना है। ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो सकता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, राइट। तो उसे कम करने के लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस चाहिए होंगे। The sufficiency and appropriateness of audit evidence are interrelated. ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, राइट। तो ये आप अंडरलाइन करके रखिएगा। Sufficiency and appropriateness of audit evidence are interrelated, राइट। तो चलिए फिर है sufficiency measure of quantity of audit evidence and appropriateness measure of quality of audit evidence। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये इवन appropriateness के बारे में तो पूछा भी गया था May 23 के पेपर में, करेक्ट इनकरेक्ट में था ये क्वेश्चन। चलिए sufficiency of audit evidence. Sufficiency is the measure of quantity of audit evidence. The quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of the risk of misstatement. The higher the assessed risks, the more audit evidence is likely to be required. सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर होती है तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, किसमें कितना रिस्क हो सकता है। अब जब वो रिस्क ज्यादा होगा तो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है ऑफ ऑडिट एविडेंस वो भी ज्यादा होगी। हायर द रिस्क मोर ऑडिट एविडेंसेस आर नीडेड। जैसे ही सीए का कोर्स है उसमें रिस्क फेल होने का रिस्क ज्यादा है, वैसे ही आपकी पढ़ाई ज्यादा हो जाती है ना, सेम लॉजिक वुड बी हियर। And also by quality of such audit evidence. The higher the quality, the less may be required. और ये भी है कि क्वालिटी किस तरह से, अगर क्वालिटी अच्छी है, राइट, ज्यादा क्वालिटी है तो एविडेंसेस कम चाहिए होंगे, राइट। पर का रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि चलो हम इंफीरियर क्वालिटी का हम आपको फालतू ही ऑडिट एविडेंसेस देते थे, आप जितने चाहे चेक कर लीजिएगा, हम अच्छे अच्छे ऑडिट एविडेंस नहीं देंगे, तो वो नहीं चलेगा, उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। चलिए यहां पर है ऑब्टेनिंग मोर ऑडिट एविडेंस हाउएवर मे नॉट कंपेंसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी। मतलब कि पुअर क्वालिटी के ज्यादा एविडेंसेस नहीं चलेंगे, राइट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर क्वालिटी बेटर है तो हम कम ऑडिट एविडेंसेस चेक करेंगे, बट उसका रिवर्स, उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, राइट। चलिए फिर ये इलस्ट्रेशन है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फर्दर ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी में बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज। यहां पर हमें सफिशिएंसी के लिए 3 फैक्टर समझाए गए हैं, उससे सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को मैटर होगा, राइट, वो चेंज होगी। वो है एक तो मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो अगर मटीरियलिटी के बारे में सोचे अगर, तो मटीरियलिटी अगर वो है हायर द मटीरियलिटी, मतलब मटीरियल हमें ज्यादा लग रहा है तो मोर एविडेंसेस। इफ लेसर द या फिर लोअर द मटीरियलिटी, लेस एविडेंसेस रिक्वायर्ड। ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो हायर द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मोर एविडेंसेस। हमें ऐसा लग रहा है कि रिस्क ज्यादा है तो हम ज्यादा एविडेंसेस चेक करेंगे। लोअर द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो हम लेस एविडेंसेस चेक करेंगे। एंड थर्ड वन है साइज एंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर जो पॉपुलेशन है, राइट, उसमें स्मॉल इन द पॉपुलेशन है और काफी होमोजीनियस अगर ट्रांजैक्शन से का, राइट, तो हमें स्मॉल एंड होमोजीनियस ट्रांजैक्शन से तो हमें लेस एविडेंसेस चाहिए होंगे। और अगर लार्ज इन साइज एंड हेट्रोजीनियस है तो हमें मोर एविडेंसेस चाहिए होंगे, राइट। तो चलिए वही देखते हैं। Materiality, it may be defined as the significance of the class of transactions, account balances, and presentation and disclosure of the users of the financial statements. Less evidences would be required in case of assertion are less material to users of the financial statements. जहां पर अगर वो less material होंगे तो उसमें कम evidences चाहिए होंगे।
But on the other hand, if assertions are more material to the users of the financial statements, more evidences would be required. अगर वो material assertion है तो उसमें ज्यादा evidences चाहिए. Risk of material misstatement. It may be defined as the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. Risk of material misstatement मतलब कि audit करने से पहले ही शायद उसमें कुछ risk है, उसमें material misstatement हो सकते हैं. This consists of two components described as follow. Inherent risk, the susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material before consideration of any related controls. Inherent risk पहले से ही कुछ ना कुछ risk रहता है, राइट? कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है, कंट्रोल हो या ना हो, राइट? तो इनहेरेंट रिस्क उसे कहते हैं. और कंट्रोल रिस्क, द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन एन असर्शन दैट कुड बी मटेरियल विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो बराबर नहीं है कि वो कोई भी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट कर सके या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट कर सके, तो उसे कंट्रोल रिस्क कहेंगे. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो टाइप के रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. ये इन डिटेल चैप्टर 4 में कवर अप होंगे. चलिए, लेस एविडेंसेस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ assertions that have a lower risk of material misstatement, but on the other hand, if assertion have a higher risk of material misstatement, more evidences would be required. मतलब कि लोअर द रिस्क लेस एविडेंसेस, हायर द रिस्क मोर एविडेंसेस, राइट? सिंपल. Size of population, it refers to the number of items included in the population. Less evidence would be required in case of a smaller, more homogeneous population, but on the other hand, in case of a larger, more heterogeneous population, more evidence would be required. अगर जो population है, right, वो small and homogeneous है तो कम evidences, लार्जर एंड हेट्रोजीनियस है तो ज्यादा एविडेंसेस चाहिए, राइट? तो तीन फैक्टर्स कौन से है सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस के, फटाफट याद कर लेते हैं. मटेरियलिटी, हायर द मटेरियलिटी मोर एविडेंसेस, लोअर द मटेरियलिटी लेस एविडेंसेस. सेकंड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मोर एविडेंसेस, लोअर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेस एविडेंसेस. एंड थर्ड वन इज साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. स्मॉल द पॉपुलेशन एंड होमोजेनियस ट्रांजैक्शंस देन लेस एविडेंसेस, एंड लार्जर द साइज एंड heterogeneous transactions, more evidences would be required. Sufficiency, quantity of the evidences, right? Simple. ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू सभी में आ सकते हैं, ये आईएमपी है, राइट? अच्छे से पढ़िएगा. चलिए, फिर है appropriateness of audit evidence. Appropriateness is the measure of quality of audit evidence, that is its relevance and its reliability on providing support for the conclusion on which the auditor's opinion is based. जो एप्रोप्रिएटनेस है वो क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस के बारे में रिफर करते हैं, और क्वालिटी है वो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर आती है. The reliability of audit evidence is influenced by its source and by its nature, and it's dependent on the individual circumstances under which it is obtained. जो रिलायबिलिटी है वो नेचर एंड सोर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस से आती है, राइट? वो इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस में अलग अलग हो सकती है, वो इन डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं. फिर यहां पर जो पैराग्राफ है वो अभी कुछ खास काम का नहीं है. In order to obtain reliable audit evidence, information produced by the entity that is used for performing audit procedure needs to be sufficiently complete and accurate. जो हमने आगे पढ़ा था वो पॉइंट. चलिए, sources of audit evidence. Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting records. Through analysis and review, reperforming procedures followed in the financial reporting process, and reconciling related types of applications on the same information. Through the performance of such audit procedure, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. More assurance is ordinarily obtained from consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature than from items of audit evidence considered individually. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं. अलग अलग टाइप के जो सोर्सेस है वहां से हमें अगर अलग अलग ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं और वो कंसिस्टेंट है तो हम उसके ऊपर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, रादर अगर इंडिविजुअली कोई भी सोर्स से हमें ऑडिट एविडेंस मिला है तो. Corroborating information obtained from a source independent of the entity may increase the assurance the auditor obtains from audit evidence that is generated internally, such as evidence existing within the accounting records, minutes of meetings or management representation. इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंस से ज्यादा हमें एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस पर ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, वो रिलायबिलिटी में आएगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं.
Information from sources independent to the entity that the auditor may use as audit evidence may include confirmation from third parties, analysts, reports, and comparable data about competitors. एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, तो कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज हो सकता है, या फिर एनालिस्ट के रिपोर्ट से, या फिर कॉम्पिटिटर का कोई भी अगर डेटा अवेलेबल है तो वो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस के अंदर कवर अप होगा. राइट, होप यू आर क्लियर विथ इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. राइट, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स की जाएगी? Audit evidence to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion is obtained by performing risk assessment procedure and further audit procedure, which comprise test of control when required by SS or when the auditor has chosen to do so, and substantive procedure including test of details and substantive analytical procedure. तो ये audit procedure जो है, right? ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें हम दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जाएगी. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम रिस्क असेस करेंगे कि कितना रिस्क है इसके ऑडिट में, क्या क्या गलतियां हो सकती है, जो हमने इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क समझा वो सारी चीज. और दूसरे है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है उसको भी अलग दो डिवीजन है. एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जिसमें हम इंटरनल कंट्रोल्स है उसके टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे. राइट, और दूसरा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर. अब ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसको भी दो डिवीजन में किया गया है. टेस्ट ऑफ डिटेल्स जिसमें हम इन डिटेल चेक करेंगे, सारी वाउचिंग है, वेरिफिकेशन है, वो सब कुछ इसमें कवर अप होता है. जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम अच्छे से चेक करेंगे. टेस्ट ऑफ डिटेल्स जनरली लंबा होता है और जनरली वो सभी लोग फॉलो करते ही है. राइट, एंड सेकंड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो ये चीजें कवर अप होती है. ऑडिट प्रोसीजर्स है, राइट, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. उसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. सबसे पहले रिस्क असेस किया जाता है कितना रिस्क है, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की जाती है. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है उसमें हम कंट्रोल्स चेक करेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, उसके ऊपर कितना रिलाई कर सकते हैं. एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर में इन डिटेल जो इंफॉर्मेशन है, ऑडिट एविडेंसेस है, उसको चेक किया जाता है. और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी दो प्रोसीजर है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम वाउचिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन जो भी है उनको इन डिटेल वेरीफाई करेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, उसके लिए रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, वो सब कुछ हो सकता है. और एनालिटिकल प्रोसीजर में हम एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस, कंपैरिजन करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, वो सारी चीजें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में कवर अप होती है. राइट, ये जो पूरी ही ऑडिट प्रोसीजर है, राइट, वो इन डिटेल हमें समझनी है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम इस चैप्टर में करेंगे, बाकी वो चैप्टर 4 में अलग से भी आएगा. और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और जो एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट है उसके लिए चैप्टर 8 है जो हम आगे कवर अप करेंगे. चलिए अब ये जो सारी चीजें जो है, राइट, हम यहां पर ये रिस्क असेसमेंट हो या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब कुछ, ये जो सब कुछ है, राइट, वो करने के लिए हमारे पास 7 प्रोसीजर्स है. हम 7 अलग अलग प्रोसीजर्स कर सकते हैं. ये सभी ऑडिट प्रोसीजर्स जो है, रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है, उन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 7 प्रोसीजर्स है. फर्स्ट वन इज इंक्वायरी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओरली या फिर रिटर्न फॉर्मेट में भी हो सकता है. सेकंड वन इंस्पेक्शन जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स है, असेट्स है, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, हम खुद जाके चेक करेंगे वो असेट्स को, या फिर इंफॉर्मेशन मतलब जो भी वाउचर्स है, बिल्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसे हम पढ़ेंगे, चेक करेंगे, तो इंस्पेक्शन आएगा. थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन, जो एंटिटी का स्टाफ है वो क्या कर रहा है वो हम ऑब्जर्व करेंगे. एंटिटी का स्टाफ है वो अपनी प्रोसीजर के हिसाब से वो काम कर रहा होगा, उसे हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं.
फोर्थ वन इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जहां पर हम एक्सटर्नल पार्टीज को कंफर्मेशन भेजेंगे कि आपके हिसाब से क्या है, राइट, ताकि पता चले कि जो एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हो और जो भी एक्सटर्नल पार्टी है उन दोनों की बुक्स में बराबर है कि नहीं, कहीं पर गलती नहीं है ना, वो हम देख सकेंगे। फिफ्थ वन इज रिकैलकुलेशन, जहां पर एंटिटी ने कुछ भी कैलकुलेट अपने आप किया होगा पर वो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे एज अवर ऑडिट प्रोसीजर, लाइक डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट हो सकता है। सिक्स्थ वन रीपरफॉर्मेंस, एंटिटी ने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर दी है, राइट, एज इंटरनल कंट्रोल, उनके इंटरनल पॉलिसीज के हिसाब से वो फिर से परफॉर्म करवाएंगे, वो फिर से काम करवाएंगे, रीपरफॉर्मेंस, बीआरएस वगैरह बनवाना। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है, राइट, उनको हम चेक करेंगे एक साथ। रेशियो एनालिसिस हो सकता है, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ हो सकता है, इसके लिए अलग से चैप्टर भी और यहाँ पर भी इन डिटेल हम समझेंगे। ये 7 प्रोसीजर हम कर सकते हैं फॉर रिस्क असेसमेंट, फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कहीं पर भी हमें वो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ये इन डिटेल समझना है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा, मजा भी आएगा, याद भी रह जाएगा और इसमें से पूछते भी। चलिए, audit procedures: inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedure, often in some combination, in addition to inquiry described below, may be used as risk assessment procedure, test of controls, or substantive procedure, depending on the context which they are applied by the auditor. इसमें से कहीं पर भी हम किसी के लिए भी ये सातों प्रोसीजर कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ इंक्वायरी। चलिए, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कैसा नेचर, किस टाइप की ऑडिट प्रोसीजर करनी है और कब करनी है। The nature and timing of the audit procedure to be used may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in electronic form or only at certain points or periods in time. हमें ये ध्यान में रखना है कि कुछ डेटा इंफॉर्मेशन है वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही अवेलेबल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अवेलेबल है, तो हमें उसी तरीके से ऑडिट प्रोसीजर करनी रहेगी, तो वो हमें अपने ध्यान में रखना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो वो जनरली ईयर एंड के ऊपर ही आप कर सकते हैं, क्योंकि तब उसके जो पर्सोनल्स है वो भी कर रहे होंगे और शायद तब हो सकता है कि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसीजर या इश्यू या रिसिप्ट है वो भी बंद रखा हो, तो हमें तभी वो परफॉर्म करना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का डेटा है वो रिट्राइवेबल नहीं होता है, तो राइट, तो उस टाइम पे भी हमें ध्यान रखना है। For example, source documents such as purchase orders, invoice may exist only in electronic form when an entity uses electronic commerce, or may be discarded after scanning when an entity uses image processing system to facilitate storage and reference. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स में है तो उसमें जब ऑर्डर दिया होगा तो वो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये होगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर जोमेटो स्विगी में ऑर्डर दिया है तो जब तक डिलीवरी नहीं होता तभी तक ऑर्डर उनके पास रहेगा, शायद वो डॉक्यूमेंट उनके पास बाद में अवेलेबल ना भी हो, राइट। या फिर अगर इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, मतलब कि जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो सीधा ही स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में रखा जाता है, तो उसके बाद शायद हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं हो। Certain electronic information may not be retrievable after specified period of time. For example, if files are changed and if backup files do not exist. अगर फाइल्स को चेंज किया है और बैकअप अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ टाइम बाद अवेलेबल नहीं होगी। Accordingly, the auditor may find it necessary as a result of entity's data retention policies to request retention of some information to the auditor's review or to perform audit procedure as to the time when the information अवेलेबल। मतलब ऑडिटर को पहले ही कह देना है कि ये सारी चीजें, मतलब अगर उनके रिटेंशन पॉलिसी के बाद हमें अगर वो रिटेन करवाना नेसेसरी है तो हम अलग से बोल देंगे कि ये डेटा हमारे लिए अवेलेबल रखना, राइट। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए, ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सारी जो 7, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी, वो हम इन डिटेल अब समझते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इंस्पेक्शन। ये जो सारी प्रोसीजर है वो आपको अलग से 3-4 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में कहीं पर भी पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जांपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं पर भी पूछ सकते हैं, तो वो अच्छे से समझिएगा, राइट। काफी इजी है, मजा आएगा, होप आपको भी मजा आ रहा होगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, सो प्लीज कमेंट, राइट। आप कुछ भी अपने मन में मत रखिएगा, बिंदास बोल सकते हैं, यहां पर आपको कोई जज नहीं करेंगे।
चलिए, inspection involves examining records or documents whether internal or external in paper form, electronic form or other media, or a physical examination of an asset. यहाँ पर जो कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, राइट, इंटरनल एक्सटर्नल, किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल, जिस तरह से अवेलेबल है उसे इंस्पेक्ट करना या फिर किसी असेट को एग्जामाइन करना, वो इंस्पेक्शन में कवर अप होता है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट या इन्वेंटरी का भी अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो वह यहाँ पर आ सकता है। Inspection of records and documents provides audit evidence of varying degree of reliability depending on their nature and source, and in the case of internal records and documents, on the effectiveness of the controls over their production. For example, inspection used as a test of control is inspection of records for evidence of authorization. अगर ऑथोराइजेशन एक कंट्रोल है, राइट, कि कोई भी डॉक्यूमेंट में जो मैनेजर है वो ऑथोराइज करके ही जाएगा और वो ऑथोराइज्ड होगा तो ही वो जो डॉक्यूमेंट है वो आगे प्रोसेस होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट में ऑथोराइजेशन है कि नहीं उसे चेक करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के पार्ट के टेस्ट ऑफ कंट्रोल का भी पार्ट हो सकता है ऑथोराइजेशन चेक करना, राइट। तो वो भी एक एग्जांपल है। ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट और समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट, फॉर एग्जांपल अ डॉक्यूमेंट constituting a financial instrument such as an inventory or a bond. कई बार वो जो इन्वेंटरी है वो असेट है, राइट, उसका एग्जिस्टेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाएंगे, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं उसे देखने के लिए। इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स मे नॉट नेसेसरीली प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट ओनरशिप और वैल्यू। कई बार वो एविडेंसेस के हिसाब से हमें वो नहीं पता चलेगा कि क्या एक्चुअली ओनरशिप भी एंटिटी की है कि नहीं। In addition, inspecting an executed contract may provide audit evidence relevant to the entity's application of accounting policies, such as revenue recognition. कई बार executed contract है उससे पता चलेगा कि वो revenue recognition कब करते हैं, वो बराबर follow करते हैं या नहीं accounting policies को। Inspection of tangible assets may provide reliable audit evidence with respect to their existence, but not necessarily about the entity's rights and obligations of the valuation of the assets. अगर आप assets का physical verification करते हो तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये asset exist करती है या नहीं। अगर आपने ये land और building देख लिया, plant and machinery देख लिया तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये exist कर रही है, बट उससे ये नहीं पता चलेगा कि क्या इसके ऊपर right भी entity का है या नहीं। उसके लिए हमें शायद टाइटल डीड्स चेक करने पड़ेंगे इन केस ऑफ लैंड या बिल्डिंग, या फिर अगर कोई और असेट है तो उसके लिए बिल्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। Inspection of individual inventory items may accompany the observation of inventory counting. जनरली इन्वेंटरी है वो हम खुद इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सारी इन्वेंटरी हम खुद काउंट करें वो पॉसिबल नहीं है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जनरली हम उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंटिटी का स्टाफ गिनता जाएगा, उसमें कई कई जगह पर हम खुद भी चेक कर लेंगे, गिन लेंगे, तो वहां पर इंस्पेक्शन होगा। बाकी जनरली इन्वेंटरी में ऑब्जर्वेशन ही रहता है, राइट। ये इंस्पेक्शन के बारे में था। सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। किसी और ने कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर परफॉर्म की है, राइट, तो उससे हम चेक करेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, उसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। Third is observation of inventory counting by the entity's personnel or of the performance of the control activities. Observation provides audit evidence about the performance of process or procedure, but is limited to the point in time at which the observation takes place, and by the fact that the fact of being observed may affect how the process or procedure is performed. Observation की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड पर ही आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा, मतलब कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी हो रहा है तब हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में इन्वेंटरी का काउंटिंग है वो बराबर हो रहा है या नहीं, राइट। वो हमें बाद में कभी भी एविडेंस नहीं मिल पाएगा। हाँ, उसका हम अब वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वो बात अलग है, बाकी कोई अलग तरीके से एविडेंस नहीं मिलेगा। जबकि हमने जो इंस्पेक्शन किया था तो उसका डॉक्यूमेंट है वो हम एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं, जबकि इन ऑब्जर्वेशन में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल हम ऑडिटर है और हम चेक कर रहे हैं तब शायद स्टाफ है वो बराबर काम करेगा, बट शायद हम अगर नहीं होंगे तो वो शायद बराबर काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ऑब्जर्वेशन कोई पर्सन की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस के वजह से भी अफेक्ट हो सकता है।
आप देख रहे हैं, दैट्स वाई वो बराबर काम कर रहे हैं। आपका ध्यान भटका, मतलब वो नजर हटी, दुर्घटना घटी जैसी चीज भी हो सकती है कि मतलब आपका ध्यान कहीं और है, मतलब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो स्टाफ शायद गलत भी कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो पता नहीं चलेगा, ये ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम रहेगी। चलिए यहां पर इलस्ट्रेशन है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। Then external confirmation. An external confirmation represents audit evidence obtained by the auditor as a direct return response to the auditor from a third party, the confirming party, in paper form or by electronic or other medium. ऑडिटर है वो डायरेक्टली कोई भी रिस्पॉन्स ऑब्टेन करेगा फ्रॉम थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी क्लाइंट का कस्टमर हो सकता है, क्लाइंट का सप्लायर हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल कोई भी हो सकता है। उससे क्या कहेंगे? कंफर्मिंग पार्टी कहेंगे। वो पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या कोई भी मीडियम में हो सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर frequently are relevant when addressing assertions associated with certain account balances and their elements. जनरली एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसके लिए मंगवाई जाती है? अकाउंट बैलेंसेस के लिए। मतलब कि 31 मार्च को डेटर्स की कितनी बैलेंस है, क्रेडिटर्स की कितनी बैलेंस है, उसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया चाहता है। However, external confirmation need not be restricted to account balances only. पर वो भी ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस के लिए नहीं हो सकता, वो और किसी एलिमेंट के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई साइड एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं है ना, कोई और अलग से एग्रीमेंट नहीं है ना कि जो बुक में नहीं दिखाया है, राइट। और किसी टर्म्स कंडीशंस के लिए भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं। ये अंडरलाइन करके रखिएगा, ये पूरा ही पैराग्राफ आपको करेक्ट इनकरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इवन ये हम ऐसा 505 जो अलग से है, इसके बाद वाला सेशन होगा उसमें भी हम कवर अप करेंगे। तो ऑडिटर में रिक्वेस्ट कंफर्मेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शंस एन एंटिटी हैज with third parties. The confirmation request may be designed to ask if any modifications have been made to the agreement, and if so, what the relevant details are. Right? External confirmation procedure are also used to obtain audit evidence about the absence of certain condition. कोई कंडीशन एब्सेंट है या नहीं, उसके लिए भी हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ साइड एग्रीमेंट दैट मे इन्फ्लुएंस रेवेन्यू रिकॉग्निशन। साइड एग्रीमेंट मतलब कि जो ब्लैक मनी होता है ना, मतलब कि जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट, ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ अलग है, और ऑफ पेपर ओरली कुछ अलग से डिस्कस किया है। तो वो जो साइड एग्रीमेंट है जो बुक में नहीं दिखा रहे, उसके लिए भी वो ऐसा कुछ नहीं है ना, वो भी हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कंफर्म कर सकते हैं, राइट। Recalculation consists of checking the mathematical accuracy of documents or records. Recalculation may be performed manually or electronically. Reperformance involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as a part of the entity's internal control. Entity ने खुद अपने internal control के part में अगर कुछ किया है काम, right, उसी को हम फिर से perform करेंगे, right. Reperforming the reconciliation of bank statement, reperforming of the aging of account रिसीवेबल। एजिंग रिपोर्ट है कि ट्रेड रिसीवेबल का यहाँ पर एग्जांपल, अकाउंट रिसीवेबल का जो एग्जांपल दिया है, मतलब कि कितने टाइम से उसके पास रिसीवेबल है, लेस देन विद इन 30 डेज, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 180, 180 365, मोर देन 365 डेज, उस तरह से ये एजिंग रिपोर्ट हो सकता है, तो वो खुद हम रीपरफॉर्म कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन का यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं है, तो वहां पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट। चलिए, then analytical procedure. Analytical procedure consists of evaluation of financial information made by a study of plausible relationship among both financial and non-financial data. Plausible मतलब possible logical relation check करनी है between financial and non-financial data. उन दोनों के बीच में अगर कुछ भी रिलेशन है, उसको बनाकर हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। हमें जो भी चेक करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही चेक करना है, हमारा जो स्कोप है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड ही है। बट अगर नॉन फाइनेंशियल डेटा है, उसकी कोई इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंटरी है, राइट, वो नॉन फाइनेंशियल डेटा है, उसकी इंपैक्ट सीधा, मतलब वो सीधा ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, बट उसकी इंपैक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर आती है, क्योंकि इन्वेंटरी कितनी है, कंजम्पशन कितना किया, परचेस किया कितना किया था, वो सब कुछ। तो वो जो क्वांटिटी है उसकी जो पूरी मूवमेंट है और उसकी अमाउंट है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। Analytical procedure also encompass the investigation of identified fluctuations and relationships that are inconsistent with other relevant information or deviate significantly from predicted amounts.
उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे हिसाब से एनालिसिस किया, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए और एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसके रीजंस फाइंड आउट करेंगे, अगर वो बराबर है तो ठीक है, बाकी चेक करेंगे। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि कितनी इनकम होनी चाहिए और कितनी इनकम हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेंट पर दिया है तो कितने रेंट पर दिया है तो कितना टैरिफ वगैरह क्या है, कितनी ऑक्यूपेंसी थी वो हम चेक करेंगे, और हमारे हिसाब से कितना रेवेन्यू होना चाहिए वो चेक करेंगे, और एक्चुअल रेवेन्यू कितना है उन दोनों को हम फिर मैच कर सकते हैं, राइट। ये इन डिटेल चैप्टर 8 में हम डिस्कस करेंगे। Then inquiry. Inquiry consists of seeking information of knowledgeable person, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity. मतलब इंक्वायरी आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड एंटिटी भी हो सकता है, और वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, मतलब वो जो भी पर्सन हो, कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल पर्सन हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर। जनरली इंक्वायरी तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती ही रहती है, आपको कुछ समझना है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ डाउट है, आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो सब कुछ जनरली इंक्वायरी से ही सोल्व होते हैं, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। Inquiries may range from formal written inquiries to informal oral inquiries. ये formal written inquiries भी हो सकती है और informal oral inquiries भी हो सकती है, राइट। Formal written inquiries मतलब मेल करके आप पूछ सकते हैं कि प्लीज रिप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप प्रोसीजर समझाए, वो सब कुछ हो सकता है। या फिर इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी हो सकती है, आप इनफॉर्मली बात भी कर सकते हैं कि क्या क्या किस तरह से हो रहा है समझने के लिए। Evaluating responses to inquiries is an integral part of the inquiry process. उसमें से जो रिस्पॉन्स मिला है उसको प्रोसीड करना, उसको सोचना समझना, वो पार्ट ऑफ इंक्वायरी रहेगा। Responses to inquiries may provide the auditor with information not previously possessed or with corroborative audit evidence. Inquiry से हमें जो पहले कोई एविडेंस नहीं मिला था वो हमें एज ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, या फिर जो इंफॉर्मेशन या फिर जो ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस मिला है उसको कोरबरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। Alternatively, responses might provide information that differs significantly from other information that the auditor has obtained. For example, information regarding the possibility of management override the controls. कई बार इंक्वायरी में से ये भी पता चल सकता है कि जो हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिली थी उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मैनेजमेंट शायद कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है, हमें ऐसा पता था कि कंट्रोल्स आर फॉलोड प्रॉपरली, मतलब उसमें कोई भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ इंक्वायरी कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई पर्सन के पास आपको सच मिल जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि ये बात बतानी है या नहीं, राइट। तो वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बता देते हैं, तो उस वजह से भी पता चल सकता है कि शायद मैनेजमेंट ओवरराइड्स द कंट्रोल, मतलब जो हमें पहले इंफॉर्मेशन मिली थी उससे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है। In some cases, responses to inquiries provide a basis for the auditor to modify or perform additional audit procedure. इंक्वायरी की वजह से हम हमारी जो ऑडिट प्रोसीजर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी कर सकते हैं। Although corroboration of evidence obtained through inquiries often particular importance, in the case of inquiries about management intent, the information available to support management's intent may be limited. In these cases, understanding management's past history of carrying out its stated intentions, management's stated reasons for choosing a particular course of action, and management's ability to pursue a specific course of action may provide relevant information to corroborate the evidence obtained through inquiry. मैनेजमेंट का क्या इंटेंशन था, उसने क्यों ऐसा चूज किया, क्यों ये एक्शन लिया, वो सब कुछ इंक्वायरी से पता चल सकता है। In respect of some matters, the auditor may consider it necessary to obtain written representation from management and, where appropriate, those charged with governance to confirm responses to oral inquiries. जहां पर जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे, जो ओरल इंक्वायरीज थी उसको कोरोबरेट, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ओरल इंक्वायरीज में हो सकता है कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कभी भी वो मतलब बाद में ना माने, तो वो फ्यूचर एविडेंसेस नहीं हो सकता ओरल इंक्वायरीज, बट रिटर्न में अगर होगा तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा, तो हम फ्यूचर में भी वो रिफर कर सकते हैं, किसी को एज ए प्रूफ दिखा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो ये पहले 3 पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, वो करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह में आपको पूछ सकते हैं, राइट। बाकी ठीक है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो ये 7 प्रोसीजर्स थी: इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। काफी सिंपल है, मजा आया होगा आपको पढ़ने में, इजी है पढ़ने के लिए भी,
राइट। तो आप अच्छे से कीजिएगा और ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। चलिए अब जो मेन ऑडिट प्रोसीजर्स है राइट वो समझते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। Risk assessment procedure refer to the audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including its internal control. And it is internal control to identify and assess the risks of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या, यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब एक तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है, किस लिए की जाती है, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। राइट, ये क्यों किया जाता है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और ये जो मिसस्टेटमेंट है वो कहां पर हो सकता है, एक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर असर्शन लेवल। असर्शन है वो छोटे छोटे चेकलिस्ट चेक पॉइंट्स है जहां पर गलतियां हो सकती है, तो असर्शन लेवल या फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई या असेस करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं। ऐसी प्रोसीजर जिससे हम एंटिटी या एंटिटी के एनवायरमेंट या उसके इंटरनल कंट्रोल को समझ के करेंगे कि क्या यहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकता है, कितना रिस्क है मिसस्टेटमेंट का, राइट, वो आइडेंटिफाई और असेस करेंगे। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। ये हम चैप्टर 4 में भी आगे कवर अप करेंगे। देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो इन डिटेल समझाया है। सबसे पहले समझते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो चलिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स may be defined as an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing or detecting and correcting material misstatement at assertion level। हम ऐसी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा क्या, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग है कि नहीं, और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव मतलब हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि कंट्रोल कैसे होने चाहिए, या तो वो मिसस्टेटमेंट है उसे प्रिवेंट करना चाहिए मतलब रोक देने चाहिए, या फिर अगर मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते तो डिटेक्ट करके करेक्ट करने चाहिए, राइट। तो प्रिवेंटिंग या फिर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट वो है कि नहीं, उससे हमें समझने के लिए ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहेंगे। ये डेफिनेशन फिर से दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा था, राइट, वो फर्स्ट ईयर जिस पहली बार अगर हम किसी क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं तब तो वो करना ही पड़ेगा, और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो भी फर्स्ट ईयर में तो जरूरी होगा ही करना, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं। रिस्क असेसमेंट फर्स्ट ईयर में इसलिए करेंगे ताकि पता चले कि रिस्क कितना हो सकता है। बाकी जो नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे उसमें करना भी अगर जरूरी लगेगा ऑडिटर को तो वो करेंगे, अदरवाइज वो ना करे तो भी चलेगा, बट फर्स्ट ईयर में तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जनरली फर्स्ट ईयर में तो करेंगे, बाकी के साल डिपेंड करता है कि करना है या नहीं करना है, राइट। और हर बार कितने कंट्रोल्स चेक करना वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा। हमें यहाँ पर बताया गया है कि कब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना नेसेसरी होगा। The auditor shall design and perform test of controls to obtain sufficient appropriate audit evidence as to operating effectiveness of relevant controls when the auditor's assessment of risk of material misstatement at the assertion level includes an expectation that the controls are operating effectively। मतलब जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने किया था, राइट, उसके हिसाब से ही नेसेसरी है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के हिसाब से कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव होने चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन है, तब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। दैट इज the auditor intends to rely on the operating effectiveness of controls in determining the nature, timing and extent of substantive procedure। मतलब कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बेसिस पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जज किया जाएगा। और substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level। और जब ऐसा लग रहा है कि substantive procedure जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद की जाएगी वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने से नहीं चलेगा, तब हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना ही रहेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव होने चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तब हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना रहेगा, राइट। ये आपको पूछ सकते हैं करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। A higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of controls when the approach
adopted consists primarily of test of controls, in particular where it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence only from substantive procedure. मतलब सिर्फ substantive procedure से हमें practically possible नहीं है कि सारे ही sufficient appropriate audit evidence मिले, तब हमें test of controls करना जरूरी है. Nature extent of test of control. In designing and performing test of controls, the auditor shall perform other audit procedure in combination with inquiry to obtain evidence about the obtaining effectiveness of the controls, including how the controls were applied at relevant times during the period under audit, consistency with which they were applied, and by whom or by what means they were applied. हमें ये देखना रहेगा कि कंट्रोल से वो कितनी बार ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर जो है उसमें कितनी बार वो कंट्रोल्स किस तरह से वो अप्लाई किए गए हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है, राइट, एंड बाय वूम एंड बाय व्हाट मींस, किस तरह से और किसने वो कंट्रोल्स अप्लाई किए वो देखना है. डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, एंड इफ सो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल. और अगर कोई भी कंट्रोल्स इनडायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर भी डिपेंडेबल है तो क्या हमें वो इनडायरेक्ट कंट्रोल भी देखने रहेंगे या नहीं, वो हमें चेक. इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. वो हमने पहले भी पढ़ा. इंक्वायरी कभी भी अकेले नहीं चलेगी, उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरियस ऑडिट प्रोसीजर होनी ही चाहिए. अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विथ इंक्वायरी. इन दिस रिगार्ड इंक्वायरी कंबाइंड विथ इंस्पेक्शन and re-performance may provide more assurance than inquiry and observation, since an observation is pertinent only at the point of time at which it is made. इंक्वायरी के साथ यहाँ पर कौन से दो प्रोसीजर की गई है, एक तो इंस्पेक्शन एंड री-परफॉर्मेंस, उससे करना चाहिए, रादर देन इंक्वायरी के साथ ऑब्जर्वेशन करने से ज्यादा प्रीफर किससे किया गया है, इंस्पेक्शन एंड री परफॉर्मेंस, क्योंकि वो ज्यादा बेटर एविडेंस देंगे. ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही एविडेंस देंगे. ये करेक्ट इनकरेक्ट में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. नेचर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल influences the type of procedures required to obtain audit evidence about whether the control was operating effectively. For example, if operating effectiveness is evidenced by documentation, the auditor may decide to inspect it to obtain audit evidence about operating effectiveness. अगर कोई भी कंट्रोल है उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें डॉक्यूमेंट में से पता चलेगी तो हम इंस्पेक्शन करेंगे. फॉर एग्जांपल ऑथोराइजेशन, जो हमने आगे इंस्पेक्शन वाले में देखा था, तो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन चेक करना है. तो when more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of a control, it may be appropriate to increase the extent of testing of the control as well as the degree of reliance on control. Persuasive मतलब believable, जो हम मान सके. ऐसे एविडेंसेस अगर ज्यादा चाहिए तो हमें ज्यादा प्रोसीजर एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा. Matters the auditor may consider in determining the extent of test of control include the following. कौन से ऐसे मैटर्स है जिससे हम कंसिडर करेंगे while deciding the extent of टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, राइट. वो यहाँ पर है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड. फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो कंट्रोल्स मेंटेन किए हुए हैं. लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड that the auditor is relying on the operating effectiveness of the control. कितने टाइम के लिए वो कंट्रोल्स थे, राइट, टाइम पीरियड में है. फ्रीक्वेंसी, कितनी बार किए गए हैं. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मतलब जो कंट्रोल होने चाहिए उससे डेविएट किससे होंगे, वो कितने चांसेस है कि डेविएट हो, वो कंट्रोल बराबर फॉलो ना हो, वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर भी होगा. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा तो हम ज्यादा कंट्रोल्स चेक करेंगे. Relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding operating effectiveness of the control at the assertion level. Relevance and reliability of the audit evidence is obtained. The extent to which audit evidence is obtained from test of other controls related to the assertion. तो 5 चीजें यहाँ पर है. एक frequency, then length of time, expected rate of deviation, relevance and reliability of audit evidences, and extent to which audit evidences of test of other controls. उसके बेसिस पर हम एक्सटेंट नक्की करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का. टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. द ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल फॉर द particular time or throughout the period for which the auditor intends to rely on those controls in order to provide an appropriate basis for the auditor's intended reliance. वो कोई particular time of period के लिए या पूरे ही पीरियड के लिए चेक कर सकता है, depending upon the control and depending upon the reliance the need. Audit evidence pertaining only to point of time may be sufficient for the auditor's purpose. For example, when testing of controls over the entity's physical inventory,
counting at the period end. If, on the other hand, the auditor intends to rely on a control over period, tests that are capable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant times during the period are appropriate. Such tests may include test of the entity's monitoring of controls. मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कंट्रोल ओवर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंटरी अगर चेक करना है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मिलेगा, क्योंकि वो एक ही दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए ही होगा। उसके बाद उसके ऊपर हम कंट्रोल्स चेक नहीं कर सकते। कई सारे कंट्रोल्स होंगे जो रेगुलरली होंगे, लाइक अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, राइट, तो उस तरह से देख पाएंगे। पासवर्ड वगैरह है तो वो हर रोज होना ही चाहिए। यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस obtained in previous audits. In determining whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in previous audits, and if so, the length of the time period that may elapse before retesting of control, the auditor shall consider the following. मतलब हमने previous period में टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स किए थे, तो क्या वही ऑडिट एविडेंस को हम इस साल भी कैरी कर सकते हैं? उसी के बेसिस पर इस साल का भी ऑडिट कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं? उसमें एक तो कितना टाइम पास हो गया जब से हमने पहले, मतलब प्रीवियस जो हमने 2-3 साल पहले किया था, तो एटलीस्ट हमें अब चेक कर लेना चाहिए। हाँ, अगर हमने प्रीवियस ईयर में ही किया था तो शायद उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है उसे हमें कंसिडर करना रहेगा। ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। The effectiveness of other elements of internal control, including the control environment, the entity's monitoring of controls and the entity's risk assessment process. Control environment कैसा है? Control environment मतलब जिस environment में वो control implement किया गया है, वहां पर उसके values किस तरह से पास ऑन हुई है, एम्प्लॉई का behavior कैसा है, उनका satisfaction, वो सब कुछ। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को किस तरह से मॉनिटर किए जाते हैं, अपडेट्स कैसे हो रहा है कि नहीं, चेक कौन कर रहा है कि कंट्रोल फॉलो अप हो रहे हैं कि नहीं, कि या फिर उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, वो किस तरह से हो रहे हैं। एंड एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के हिसाब से कौन से रिस्क है और कौन से किस तरह से वो एड्रेस हो रहे हैं, वो भी समझना जरूरी है। ये सब कुछ चैप्टर 4 के अंदर इन डिटेल आने वाला है, राइट। तो ये बेसिस, ये जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि इस बार हमें ऑडिट, मतलब हम प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंसेस को कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो हम प्रीवियस ईयर का कंसिडर कर सकते हैं। The risk arising from the characteristics of the control, including whether it is manual or automated. अगर मैन्युअल कंट्रोल्स है, राइट, तो वो ज्यादा रिस्की है, उसमें कुछ भी गलत हो सकता है, बट ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को ब्रिज करना डिफिकल्ट है। तो अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है तो हम प्रीवियस ऑडिट एविडेंसेस को कंसिडर कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स, जनरल आईटी कंट्रोल्स मतलब कि आईटी के कुछ जनरल जो सभी एप्लीकेशंस में सभी को एप्लीकेबल होंगे, राइट। अगर आपके अपने फोन में पासवर्ड रखा है ना फोन को एक्सेस करने के लिए, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल है। कोई भी एप्लीकेशन को आप यूज करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन यूज करना चाहते हैं, तो वो पासवर्ड नेसेसरी है। इवन कुछ सेटिंग्स करने के लिए भी वो पासवर्ड नेसेसरी है, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल हुआ। कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक टू दैट एप्लीकेशन होते हैं, लाइक अगर आपने अपना व्हाट्सएप है उस पर पासवर्ड रखा है तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो ये जनरल आईटी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैसी है? अगर जनरल आईटी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस ज्यादा है तो भी हम प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंसेस को कंसिडर कर सकते हैं। Then the effectiveness of controls and its application by the entity, including nature and extent of deviations in the application of control noted in previous audits, and whether there have been a personal changes that significantly affect the application of the control. इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमने जो प्रीवियस पीरियड में जब भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था तब हमें कितने डेविएशंस मिले थे। अगर वो डेविएशंस बहुत ज्यादा थे तो हो सकते हैं, चांसेस है कि कुछ गलत हो सकता है, दैट्स व्हाई हमें इस बार भी चेक करना चाहिए। पर अगर तब डेविएशंस कम थे तो शायद हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, हम इस बार अलग से ऑडिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और तो और जो भी ये एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल को जो अप्लाई कर रहा है वो पर्सन अगर चेंज हो गए हैं प्रीवियस पीरियड में, या जब हमने चेक किया था तब कोई और था अभी कोई और है, तो हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल का जो अप्लाई करने वाला पर्सन ही चेंज हुआ है तो शायद उसमें कुछ चेंज हुए हो सकते हैं। Then whether the lack of change in particular control poses a risk due to changing circumstances. अगर कोई कंट्रोल में मतलब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए उस वजह से क्या कंट्रोल में चेंज आया है या नहीं, वो भी हमें देखना रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब हम कह सकते हैं कि कोरोना आने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क फ्रॉम होम को परमानेंट या फिर कैजुअल बेसिस पर कभी कभार अलाउ कर दिया है, बट अब वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया था तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि डेटा लीकेज वगैरह भी हो,
राइट। तो उसके लिए क्या कंट्रोल्स में चेंज किए या नहीं वो देखना रहेगा। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो उस हिसाब से कंट्रोल्स में चेंज हुए या नहीं वो देखना है। अगर उस हिसाब से कंट्रोल्स में चेंज हुए हैं तो वो भी शायद हमें चेक करने रहेंगे। एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर हायर लग रहा है तो हमें इस बार भी चेक करने चाहिए। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लोअर है तो शायद हम इस प्रीवियस पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस कंसीडर कर सकते हैं। एंड रिलायंस ऑन द कंट्रोल, कितना रिलायंस हमें कंट्रोल्स के ऊपर चाहिए, वो जितना कम होगा हम प्रीवियस पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस कंसीडर कर पाएंगे। तो यहां पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल लाइक कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन सेकंड वन वो जो कंट्रोल्स है वो किस तरह से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइक मैनुअल, ऑटोमेटेड एटसेट्रा। थर्ड वन इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। फोर्थ वन जो कंट्रोल्स हमने प्रीवियस पीरियड में देखे थे तब क्या डेविएशंस मिले थे और चेंज इन द पर्सनल, राइट, वो क्या है। फिफ्थ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या चेंज इन कंट्रोल हुआ है या नहीं। एंड सिक्स्थ वन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड रिलायंस ऑन द कंट्रोल। ये 6 पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे while considering कि यूजिंग ऑडिट एविडेंस obtained in the previous। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, राइट, ये अच्छे से कर लीजिएगा। If the auditor plans to use audit evidence from previous audit about the operating effectiveness of specific control, the auditor shall establish the continuing relevance of that audit evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those controls have occurred subsequent to the previous audit। जब previous audit में चेक किया था उससे क्या इस पीरियड में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है इन कंट्रोल या नहीं वो चेक करना है। अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं तो हमें इस बार कंट्रोल्स को चेक करना रहेगा। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा ना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। Evaluating the operating effectiveness of controls. When evaluating the operating effectiveness of controls, the auditor shall evaluate whether misstatements that have been detected by substantive procedures indicate that controls are not operating effectively। हम जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे तब शायद हमें पता चल सकता है कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या वो मिसस्टेटमेंट कंट्रोल के कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है उस वजह से है या कोई और रीजन है, वो हमें समझना। अगर वो कंट्रोल की वजह से तो हमने जो पहले इवैल्यूएशन किया था वो किस तरह से हुआ है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे कंट्रोल्स पर क्या होगी वो हमें देखना रहेगा। The absence of misstatement detected by substantive procedure, however, does not provide audit evidence that controls related to assertion being tested are effective। अगर हमें substantive procedure में कोई भी misstatement नहीं मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हम करेंगे वो सिंपल बेसिस पर करेंगे, 100% नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि कोई मिसस्टेटमेंट है नहीं, राइट। और हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस भी पढ़ी हुई है तो वो भी रहेगा। A material misstatement detected by the auditor's procedure is a strong indicator of the existence of a significant deficiency in internal control। अगर ऑडिटर को कोई भी ऑडिटर के प्रोसीजर में ऐसा कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होता है तो वो चांसेस है कि इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट प्रॉपर, राइट, उसमें कुछ गलतियां हैं, राइट, वो हम ऐसा कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल्स, राइट, वो हम मानना रहेगा क्योंकि तभी कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट हो पाया है ना। अगर कंट्रोल्स अच्छे होते तो कभी भी मिसस्टेटमेंट नहीं होता। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइट, तो उस तरह से आप पढ़िएगा। स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय ऑडिटर व्हेन डेविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड। जब आपको कंट्रोल्स में से कोई स्पेसिफिक डेविएशन मिले, राइट, डेविएशंस मिले तो आप क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करेंगे। When deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries to understand these matters and their potential consequences and shall determine whether the test of controls that have been performed provide an appropriate basis for reliance on controls। मतलब हमें जो भी कंट्रोल्स पर रिलाई करना था उसमें अगर कोई भी डेविएशन मिल रहा है तो हमें उसको समझना पड़ेगा पहले, तो उसकी सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या मैटर है, वो सब कुछ हम पहले डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने परफॉर्म किए और वो क्या रिलायंस ऑन कंट्रोल्स के लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो जो हमने ऑडिट प्रोसीजर की वो बराबर है कि नहीं, वो पहले उससे हमें कंफर्म करना रहेगा। Then additional test of controls are necessary। क्या हमें एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने चाहिए। हो सकता है कि एक कंट्रोल को कंपेंसेट करने वाला दूसरा कंट्रोल भी हो, तो क्या वो हमें चेक करना है या दूसरी प्रोसीजर करनी है।
और द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और ये अगर ये कंट्रोल में डेविएशन है तो क्या हमें जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उनको रिड्यूस करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ अलग तरीके से या एडिशनल या उसका एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो हमें कंसिडर करना रहेगा। ये आपको अलग से 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरह से कंसिडर करिएगा। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पूरा पार्ट था। हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है, उसकी डेफिनेशन वो क्यों करना है वो हमने समझा, देन नेचर एंड एक्सटेंट समझा, हमें एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस तरह से करेंगे उसके लिए जो फैक्टर्स या मैटर्स इंपॉर्टेंट थी वो हमने समझी। देन हमने प्रीवियस पीरियड में अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया है तो क्या उसका ऑडिट एविडेंसेस हम इस बार कंसिडर कर सकते नहीं, वो हमने देखा। फिर इवेल्युएशन ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड यहाँ पर स्पेसिफिक इंक्वायरीज अगर डेविएशन है तो ये सारे पॉइंट्स हमने समझे। राइट, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। राइट, ये सारे में से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉसिबल है। एक्चुअली में ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो एक्चुअली SO 500 का पार्ट नहीं है, वो ऐसे 330 में दिया हुआ है, रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क। हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इस पर ऐसे 315 करेंगे और वो जो रिस्क है वो रिस्क को हमें कम करना है, वो रिस्क जो भी असेस्ड रिस्क है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सेस देने हैं। वो रिस्पॉन्सेस के लिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं। तो ये पूरा जो पार्ट है वो वैसे ऐसे 330 का पार्ट है, बट आपको यहाँ पर कुछ बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, तो देयर आर लेस चांसेस कि आपको उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे। राइट, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल था। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पर हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने हैं, इसलिए हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। वही डेफिनेशन है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंप्राइज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। राइट, ये चार्ट कुछ काम का नहीं, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। Irrespective of the assessed risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive procedure for each material class of transactions, account balances and disclosure. हमें कुछ भी हो जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करनी ही करनी है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट के हिसाब से आपको कुछ भी मिला हो, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज मस्ट। ऐसा क्यों करना है? This requirement reflects the fact that the auditor's assessment of risk is judgment and so may not identify all risk of material misstatement. And there are inherent limitations of internal control including management override. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो हमें करनी ही है। हमने रिस्क असेसमेंट के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे ही। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों करना जरूरी है? तो हमने जो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की, उसमें जो रिस्क है वो जजमेंटल है। हाई लो मीडियम कुछ भी सोच रहे हैं वो जजमेंटल है, वो गलत हो सकता है। और दूसरा रीजन, हमने रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। हो सकता है कि मैनेजमेंट ओवरराइड करते, कंट्रोल हम चेक कर रहे हैं तब अच्छे लग रहे हैं, बट बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम पूरा साल तो वहां पर नहीं बैठे होते क्लाइंट के यहाँ पर, तो कंट्रोल्स बराबर हुए कि नहीं वो तो हमें कोई पॉइंट ऑफ पीरियड के ये पता चल रहा है या फिर कोई सपोर्टिंग से पता चल रहा है, तो वो कुछ भी चेंज हो सकता है। इसीलिए इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज जजमेंटल। दैट्स व्हाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो हम इन डिटेल करेंगे ही। Depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only substantive analytical procedure will be sufficient to reduce audit risk to an acceptably low level. For example, where the auditor's assessment of risk supported by evidence from a test of controls, हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ substantive analytical procedure करें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वहां से भी हम audit risk को हो सके उतना reduce कर पाएंगे। या फिर only test of details करेंगे as appropriate, या फिर combination of substantive analytical procedure and test of details। Generally दोनों ही किया जाता है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एज वेल एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। राइट, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टेंड टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। जनरली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में किया जाएगा। SF520 analytical procedure establishes requirement and provides guidance on the application of analytical procedure during an audit। SF520 उसके लिए है, वो हम अलग से चैप्टर 8 में है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। The nature of risk and assertion is relevant to the design of test of details. For example, test of details related to existence or occurrence
Assertion may involve selecting from items contained in financial statement amount and obtaining the relevant audit evidence. On the other hand, test of details related to the completeness assertion may involve selecting from the items that are expected to be included in the relevant financial statement amount and investigate whether they are included. तो अलग अलग एसर्शन के लिए हमारे लिए जो भी कौन सी आइटम्स हमें चेक करनी है, वो हमारा जो पॉपुलेशन या सैंपलिंग किस तरह से होगा वो अलग अलग रहेगा. फॉर एग्जांपल एक्सिस्टेंस या अकरेंस चेक करना है तो जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया हुआ है उससे हम चेक करेंगे. अगर हमें कंप्लीटनेस चेक करना है तो कौन सी चीज होनी चाहिए उससे हम चेक करेंगे. ये सारे असर्शन हम इसमें अभी आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा. Because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control, the extent of substantive procedure may need to be increased when the results from test of controls are unsatisfactory. जब हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में से जो भी रिजल्ट मिला है वो अनसेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तब हम अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जो एक्सटेंट है वो बढ़ाएंगे, तो हम ज्यादा चेक करेंगे. In designing test of details, the extent of testing of ordinary thought of in terms of sample size. However, other matters are also relevant, including whether it is more effective to use other selective means of testing. हम generally sampling के basis पर test of details करेंगे, उसके अलावा भी कुछ points अलग matters हो सकते हैं selection. ठीक है, चलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो ऐसे 505 के साथ हम अलग से पढ़ लेंगे, यहाँ पर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी आ जाइए पेज नंबर 3.28 पर, जहां पर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो क्लोजिंग की प्रोसेस है उसमें क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे. ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस. Agreeing or reconciling the financial statement with underlying accounting records. Accounting records में से financial statements बनेंगे, तो जो accounting records और financial statements को हमें मैच करना है, reconcile करना है, वो मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना रहेगा. And examining material journal entries and other adjustments made during the course of preparing the financial statements. और financial statements बनाने के टाइम पर जो adjustments मटीरियल एडजस्टमेंट्स जर्नल एंट्रीज है वो चेक करनी है, लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एटसेट्रा, वो सब कुछ बराबर है कि नहीं वो हमें चेक करना रहेगा. Nature and also the extent of auditor's examination of journal entries and other adjustment depending on the nature and complexity of the entity's financial reporting process and the related risk of material misstatement. Right? Simple. ये जो substantive procedure responsive to significant risk है वो ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके नीचे एग्जाम्पल है वो भी एक बार देख लीजिएगा. Right? चलिए अब ये assertions वाला पार्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. बाकी ये चैप्टर 9 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम अच्छे से समझेंगे इसे. Assertions. Assertions refer to representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur. मतलब कि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्लिसिट मतलब स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली किया है या फिर अदरवाइज इंप्लाइड वगैरह है, that are embodied in the financial statement, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, as used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur. मतलब assertion से वो रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट के द्वारा किया गया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जहां पर ऑडिटर को लगता है कि शायद पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं. क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो ऑडिटर को ध्यान रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे हम assertions कहेंगे. चेक पॉइंट चेकलिस्ट हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं. इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार, assertions refer to the representations by the management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur. Right? यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, right? वो आप देख सकते हैं. चलिए, in representing that our financial statements are in accordance with the applicable financial reporting framework, management implicitly or explicitly make assertions regarding recognition, measurement, presentation and disclosure of the various items of financial statements and related disclosures. Assertions used by the auditor to consider different types of potential misstatement that may occur fall into the following three categories. उससे तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, classes of transactions and events
जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं वो सभी, अकाउंट बैलेंसेस एट द ईयर एंड, एट द पीरियड एंड जो बैलेंसेस है, राइट, जनरली 31st मार्च इज द ईयर एंड डेट, तो 31st मार्च को जो बैलेंसेस है, राइट, वो, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स है, राइट, उसके लिए क्या क्या असर्शंस है वो यहां पर समझाए हुए हैं। सबसे पहले assertions about classes of transactions and events for the period under audit। सबसे पहला है occurrence। Transactions and events that have been recorded have occurred and pertain to the entity। जो भी transactions record हुए हैं वो transaction actual में occur होने चाहिए और वो entity के ही होने चाहिए, जिस entity का हम audit कर रहे हैं उसी का वो होना चाहिए। That is the first assertion regarding transactions and events, that is occurrence। Completeness। All transactions and events that should have been recorded। जितने transactions record होने चाहिए वो सारे record हुए होने चाहिए, right? That is completeness, complete। Accuracy, amounts and other data relating to recorded transactions and events have been recorded appropriately। Accuracy, जो भी डेटा उसमें record हुआ है, amount वगैरह, वो सब कुछ accurate होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। Cut off, transactions and events have been recorded in correct accounting पीरियड। जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स है वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब 31 मार्च 23 का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो सब कुछ 31 मार्च मतलब 22-23 का ही होना चाहिए, कुछ भी 23-24 का नहीं होना चाहिए, ना ही 21-22 का होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट्स। जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड होने चाहिए। वो कैपिटल रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, इनकम एक्सपेंस या फिर और कोई भी लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्लासिफिकेशन बराबर ही होना चाहिए, राइट। तो 5 असर्शंस है रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, राइट। काफी सिंपल है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू या फिर प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेबल है, तो ये अच्छे से समझिएगा। चलिए, assertions about account balances at the period end, उसमें है existence, assets, liabilities and equity interest exist। अकाउंट बैलेंसेस जनरली बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में ही होगा, राइट। तो वो जो भी चीज है, असेट हुई, लायबिलिटी या फिर इक्विटी कैपिटल है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो हमें चेक करना है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द एंटिटी होल्ड्स एंड कंट्रोल्स द राइट टू असेट एंड लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो एंटिटी का ही होना चाहिए, मतलब असेट्स के ऊपर राइट्स है वो एंटिटी का होना चाहिए और लायबिलिटी है तो उसकी ऑब्लिगेशन एंटिटी की ही होनी चाहिए। Completeness, all assets, liabilities and equity interest that should have been recorded। जो भी assets, liabilities, जो भी बैलेंस है, राइट, वो रिकॉर्ड होने चाहिए, वो रिकॉर्ड हुए होने चाहिए। काफी सिमिलर है वो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स के साथ। Then valuation and allocation, assets, liabilities and equity interest are included in the financial statement at appropriate amounts and any resulting valuation and allocation adjustments are appropriately recorded। वैल्यूएशन एंड अलोकेशन, जो भी वैल्यूएशन अलोकेशन है वो बराबर होना चाहिए, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। तो एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी के लिए है अकाउंट बैलेंसेस, तो अकाउंट बैलेंसेस के 4 असर्शंस है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड अलोकेशन, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, सिंपल है। असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है वो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स और अकाउंट बैलेंसेस का ही होगा, तो उसके लिए अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों ही कॉम्बिनेशन में आएंगे। डिस्क्लोज्ड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड अदर मैटर्स हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी। जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स है, राइट, या फिर बैलेंसेस है वो एंटिटी की ही होनी चाहिए और एक्चुअल में अकर हुई होनी चाहिए। Completeness, all disclosures that have been included in the financial statement have been included। जो include होने चाहिए disclosure presentation वो include होने चाहिए। Classification and understandability, financial statement is appropriately presented and described and disclosures are clearly expressed। जो भी क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी है, जो क्लासिफिकेशन बराबर होना चाहिए और जो डिस्क्लोजर है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यूजर को समझ में आए ऐसा होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन आर डिस्क्लोज्ड फेयरली एंड अप्रोप्रिएट
एंड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, एक्यूरेटली डेटा जो भी है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वैल्यूएशन बराबर होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर के भी 4 असर्शंस है, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, राइट। So assertions means representations by the management explicitly or otherwise embodied in the financial statements which is used by the auditor as different types of potential misstatement which may occur। तो ये जो assertions है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, अकाउंट बैलेंसेस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जो सबसे पहला है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, उसके 5 assertions है। First one is occurrence, then completeness, accuracy, cutoff and classification. Then account balances के 4 assertions है, existence, rights and obligation, completeness and valuation and allocation, right? Then presentation and disclosure के भी 4 assertions है, occurrence and rights and obligations, then completeness, then classification and understandability and accuracy and valuation, right? आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप याद रखिएगा अच्छे से, ये पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। Then auditor may use the assertion as described above or may express them differently provided all aspects described have been covered. For example, the auditor may choose to combine the assertions about transaction and events with assertion about account balances. यहाँ पर जिस तरह से classified assertion है उस तरह से भी ऑडिटर यूज कर सकता है, as well as कोई कॉम्बिनेशन या कोई अलग तरीके से भी कर सकता है अगर उसे बराबर लग रहा है तो। When making assertions about the financial statements of certain entities, especially for example where government is a major stakeholder, in addition to those assertions set out in paragraph 2, management may often assert that transactions and events have been carried out in accordance with legislation or proper authority. Such assertion may fall within the scope of the financial statement audit. कई बार ऑडिट स्पेशल एंटिटीज का कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट एंटिटी, तब कुछ और भी ज्यादा असर्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें लो रेगुलेशन, उनकी जो ऑर्डर्स है उनके हिसाब से वो सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है या नहीं वो भी चेक करना रहेगा। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, राइट। देन यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप एक बार देख लेना। ये जो एमटीपी रिसेंट एमटीपी थी जो सितंबर 23 में ली गई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए 3.33 पे यहाँ पर एक पैराग्राफ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वो देखते हैं। नेगेटिव assertions आर आल्सो एनकाउंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द सेम मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कुछ नेगेटिव assertions भी होते हैं, मतलब जो चीज नहीं है उसे भी दिखाना रहेगा या फिर उसे समझना रहेगा। For example, if it is stated that there is no contingent liability, it would be an expressed negative assertion. अगर contingent liability नहीं है फिर भी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना होगा कि there is no contingent liability, क्योंकि वो negative expressed assertion रहेगा। On the other hand, if in the balance sheet that there is no item of building, it would be an implied negative assertion that the entity did not own any building on the balance sheet date. अगर एंटिटी के बैलेंस शीट में बिल्डिंग कहीं पर भी नहीं दिखाया है तो ऐसा मान लिया जाएगा वो इंप्लाइड है कि उस एंटिटी के पास कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तो नेगेटिव असर्शन 2 तरीके से हो सकते हैं, इंप्लाइड एज वेल एज एक्सप्रेस्ड, राइट। इसके बाद जो पैराग्राफ वो एक बार आप पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो भी आप एक बार पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देन टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, काफी सिंपल टॉपिक है। किस किस टाइप के ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। नेचर में विजुअल, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी कंडक्टेड बाय द क्लाइंट्स स्टाफ, विजुअल हम चेक करेंगे, देखेंगे, बस सिंपल, राइट। देन ओरल, फॉर एग्जांपल डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के ऑफिसर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, वो ओरल एविडेंसेस में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्री, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, सेल्स बिल एटसेट्रा, जो भी सब कुछ हम देखेंगे जनरली वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री। तो बाय नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर 3 है, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट। देन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एविडेंस विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इज इंटरनल एविडेंस। अगर कोई भी एविडेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास से मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद जनरेट किया हुआ है, तो वो इंटरनल ऑडिट एविडेंस है। फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस खुद ही सेल करेगा तो खुद ही बिल बनाएगा क्लाइंट। कॉपीज ऑफ सेल्स चालान, फॉरवर्डिंग नोट्स, गुड्स रिसीव्ड नोट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉपीज ऑफ कैश मेमो, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एटसेट्रा। External evidences, the evidences that originates outside the client's organization is external evidence. Purchase invoice,
suppliers challan and forwarding note, debit notes and credit notes coming from the parties. डेबिट नोट और क्रेडिट नोट खुद भी इश्यू कर सकते हैं और सामने वाली पार्टीज के पास से भी मिल सकता है, राइट। तो वो दोनों ही इंटरनल, अगर एंटिटी ने खुद ने जनरेट किया तो वो इंटरनल ऑडिट एविडेंस बन जाएगा, अगर सामने वाली पार्टी ने इश्यू किया है तो वो एक्सटर्नल एविडेंस बन जाएगा। क्वोटेशन, कंफर्मेशंस एटसेट्रा, राइट। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड डिपेंडिंग ऑन सोर्स। नेचर में 3, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, और सोर्स में 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सिंपल। चलिए, यह पैराग्राफ आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट आने के चांसेस है, बट काफी सिंपल है, राइट। चलिए, उसके बाद इलस्ट्रेशन है वो एक बार आप देख लीजिएगा। और यह है लास्ट टॉपिक ऑफ एसए 500, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ये सब कुछ रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस किससे डिपेंडेबल, किसके बेसिस पर होगा, अप्रोप्रिएटनेस, राइट। ये अप्रोप्रिएटनेस से रिलेटेड है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। चलिए, while audit evidence is primarily obtained from audit procedure performed during the course of audit, it may also include information obtained from other source. ठीक है, वो सब कुछ। relevance deals with the logical connection with or bearing upon the purpose of the audit procedure and, where appropriate, the assertion under consideration. The relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing. relevance, हम कौन सी ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे लिए कुछ एविडेंसेस रिलेवेंट होंगे, कुछ ऑडिट एविडेंसेस रिलेवेंट नहीं होंगे, राइट। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टिंग रहेगा, राइट। हमें लॉजिकली देखना है कि कौन से ऑडिट एविडेंसेस हमारे लिए रिलेवेंट है, वो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, उससे समझते हैं। इफ द पर्पस ऑफ एन ऑडिट प्रोसीजर इज टू टेस्ट फॉर ओवर स्टेटमेंट इन द एक्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेएबल, टेस्टिंग द रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेएबल मे बी अ रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। हमें ये चेक करना है कि अकाउंट पेएबल्स में ओवर स्टेटमेंट है कि नहीं, तो जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या जो डेटा हमें दिए गए हैं उसमें से हम चेक करेंगे कि क्या उसमें से कोई ओवरस्टेटेड नहीं है ना, कोई ज्यादा नहीं दिखाया है ना, राइट। But on the other hand, when testing of understatement in the existence or valuation of accounts payable, testing the recorded accounts payable would not be relevant, but testing such information as subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statement and unmatched receiving reports may be relevant. बट अगर हमें अंडरस्टेटमेंट चेक करना है तो जो ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया हुआ अकाउंट पेएबल या फिर लिस्ट है उसके नहीं चेक करेंगे, दूसरे किसी चीज को चेक करेंगे, लाइक सप्लायर स्टेटमेंट हो गया, इनवॉइसेस हो गया, अनपेड अमाउंट के लिए जो भी रिपोर्ट वगैरह है, तो वो सब कुछ हम चेक करेंगे, तो हमें अंडरस्टेटमेंट पता चलेगा, राइट। तो जिस तरह से ऑडिट प्रोसीजर होगी उस तरह से रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस चेंज हो जाएंगे, राइट। ये जो तीनों पैराग्राफ है ये उसी के ऊपर है, आप एक बार पढ़ लेना, राइट। देन रिलायबिलिटी, the reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its source and its nature and the circumstances under which it is obtained. ये हमने appropriateness वाला जो पैराग्राफ देखा था उसमें भी था कि reliability of the audit evidence is depending upon the nature and source of the audit evidence, including the controls over its preparation and maintenance were relevant. प्लस जो भी कंट्रोल्स है उसकी प्रिपरेशन के ऊपर, राइट, वो भी मैटर करेंगे. Therefore, generalization about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exception. मतलब हम कुछ रिलायबिलिटी के लिए जनरल ऐसा मान सकते हैं कि जनरली ये रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, उसके लिए हमने जनरलाइजेशन किया हुआ है, बट उसके साथ उसके एक्सेप्शंस भी हमें कंसिडर करने रहेंगे. इवन व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. Generally बाहर से external party external evidences are considered as more reliable, क्योंकि external party को इस कंपनी के कोई भी अफेयर्स में कुछ भी मतलब नहीं होगा, इसलिए वो कुछ गलत नहीं करेंगे. बट हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जहां पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सटर्नल एविडेंसेस भी गलत या फिर नॉट सो वेरी रिलायबल हो सकते हैं. लाइक एक्सटर्नल पार्टी रिलेटेड पार्टी है या फिर एक्सटर्नल पार्टी के साथ आपको कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, तो कुछ गलत आंसर मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स may not be reliable if the source is not knowledgeable or a management expert may lack objectivity. अगर वो सोर्स इटसेल्फ नॉलेजेबल नहीं है या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी ही कुछ अलग है, तो शायद हमारे लिए बराबर नहीं है. While recognizing that exception may exist, the following generalization about the reliability of audit evidence may be useful.
एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के हम कुछ जनरलाइजेशन करेंगे, तो वो क्या जनरलाइजेशन है वो हम यहाँ पर समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। The reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent source outside the entity. Generally, अगर outside entity के पास से अगर कोई भी evidences मिल रहे हैं तो वो reliable माने जाते हैं. Reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity, are effective. Internal evidences भी reliable होंगे अगर internal controls are effecting properly. अगर उसकी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस में इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हम इंटरनल एविडेंसेस पर भी इतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं. Audit evidence obtained directly by the auditor, for example, observation of the application of a control, is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference, for example, inquiry about the application of control. अगर ऑडिटर को खुद कोई भी एविडेंस मिल रहा है, खुद कोई भी एविडेंस अगर वो रिसीव कर रहा है तो वो ज्यादा रिलायबल होंगे रादर देन किसी का इंटरफियरेंस है, इन्फियरेंस है या फिर इनडायरेक्टली मिल रहा है. Audit evidence is documentary form where paper, electronic or other medium is more reliable than evidence obtained orally. For example, a contemporaneously written record of a meeting is more reliable than a subsequent oral representation of the matters discussed. Documentary evidences ज्यादा ही important रहेंगे, वो ज्यादा ही reliable होंगे. Audit evidence provided by original document is more reliable than audit evidence provided by photocopies or facsimils or documents that have been filmed, digitized or otherwise transformed into electronic form, the reliability of which may depend on the controls over their preparation and maintenance. Generally, original documents, original evidences are more reliable than कोई भी digitized scanned copy है या फिर photocopies है, उससे ज्यादा original ही reliable होंगे. तो 5 जनरलाइजेशन है. एक्सटर्नल आउटसाइड सोर्सेज से पास से मिले हुए एविडेंसेस आर मोर रिलायबल जनरली. इंटरनल एविडेंसेस आर आल्सो रिलायबल अगर इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. थर्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल. फोर्थ, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल. फिफ्थ, ओरिजिनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल. ये एक्चुअली May 23 में पूछा हुआ है, इसलिए चांसेस कम है कि ये आपको फिर से पूछेंगे, राइट. अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट ये एमसीक्यू बन सकता है. चलिए, ये था हमारा ऐसे 500. होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा. बहुत ही बड़ा ऐसे था बट काफी इजी है, ये आराम से आप पढ़ सकते हैं. लंबा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद रह सकता है, समझ भी आ सकता है, मजा भी आ सकता है. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. इस सेशन में हम और एक टॉपिक कवर कर रहे हैं. छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, राइट. ये आपको चैप्टर 3 में दिया हुआ है तो हम यहां से अभी समझ लेते हैं फटाफट, राइट. बहुत ही कम टाइम लगेगा पर इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर हमारा जो पर्पस है वही है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, हमें रीजनेबल एश्योरेंस वही देखना है ना, तो वो वही समझाया हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग. द फ्रेज true and fair in the auditor's report signifies that auditor is required to express his opinion as to whether the state of affairs, that is balance sheet, and results of the entity, that is P&L, as ascertained by him in the course of his audit are truly and fairly represented in the accounts under audit. This requires that the auditor should examine the accounts with a view to verify that all assets, liabilities, income, expenses are stated as amount which are in accordance with accounting principles and policies which are relevant, and no material amount, items or transaction has been omitted. जो assets, liabilities, income, expenditure है वो जिस तरह से रिकॉर्ड होने चाहिए वो उसी तरह से रिकॉर्ड हुआ है एंड कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है वो देखना रहेगा, राइट. ये ट्रू एंड फेयर में है. यहां पर जो पैराग्राफ है वो ठीक है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं. ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस. किससे ट्रू एंड फेयर व्यू कहना वो ऑडिटर का खुद का जजमेंट रहेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस रहेगा. इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स, टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू एन ऑडिटर हैज टू सी, हमें डिसाइड करना है कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं. उसके लिए हमें यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमें ध्यान में रखना है. ये आपको 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट, दैट द एसेट्स आर नीदर अंडरवैल्यूड नॉर ओवरवैल्यूड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. एक तो एसेट्स है, राइट, वो नीदर ओवरवैल्यूड नॉर अंडरवैल्यूड होनी चाहिए. नो मटेरियल एसेट इज ओमिटेड, कोई भी एसेट ओमिट नहीं होनी चाहिए. द चार्ज इफ ऑन एसेट्स आर डिस्क्लोज्ड, अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया हुआ है एसेट्स के ऊपर तो वो डिस्क्लोज किया होना चाहिए. मटेरियल लायबिलिटीज शुड नॉट बी
omitted, कोई भी मटेरियल लायबिलिटीज है वो ओमिट नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस ऑल द मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। पीएनएल और बैलेंस शीट जो है उसमें जितनी भी आइटम्स जो भी दिखाना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, वो सब कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है। एंड ऑल अनयूजुअल एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग आइटम्स है तो वो अलग से दिखाई हुई है। राइट, काफी सिंपल सा पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। फर्स्ट वन, असेट्स आर नीदर ओवरवैल्यूड नॉर अंडरवैल्यूड। सेकंड वन, नो मटेरियल असेट इज ओमिटेड। थर्ड, चार्ज इफ एनी ऑन assets are disclosed properly. No material liabilities is omitted. Then P&L and balance sheet items should disclose all the items necessary, right? Then accounting policies are followed consistently and all unusual, exceptional, non-recurring items are disclosed separately. राइट तो ये आपको 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। राइट तो ये सेशन हम यहां तक रखते हैं। ऐसे 500 एंड ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में था। होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में पूरा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।